अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज हम लोगों ने फिजिकल एजेंट्स एंड इलेक्ट्रोथेरेपी 2 में जो टॉपिक पढ़ना है वो है अल्ट्रा वायलेट रेज़। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रोडक्शन कैसे होती है अल्ट्रा वायलेट रेज़ की, इनकी वेवलेंथ कितनी होती है और ये किस किस मेथड से जो है वो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और ट्रीटमेंट पर्पसेस में कौन कौन सी कंडीशंस में आप ये पेशेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। किसी भी गैस को अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आयोनाइज करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होता है कि जो गैस है कोई भी वो पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑफ या अर्थ एट सी लेवल। तो ये आपके पास नॉर्मल वैल्यूज़ की होती है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप गैस को आयोनाइज करेंगे तो वो कंडक्ट नहीं करेगी इजीली इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जैसे ही आप इस प्रेशर को रिड्यूस करते जाएंगे तो वैसे ही वो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर देगी टू फ्लो और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। फिर हम आयोनाइजेशन की बात करें तो आयोनाइजेशन क्या होती है कि जब भी किसी न्यूट्रल एटम को आप करंट उसमें से पास करें तो उसमें से क्या होता है कि वो ब्रेक डाउन होकर अपने आइंस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में। और पॉजिटिव जो हैं वो कैथोड टर्मिनल की तरफ आपके मूव करना शुरू कर देते हैं और जो आपके नेगेटिव होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स वो आपके एनोड टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल पहले लेते हैं कि आपके पास एक गैस है, ये आपके पास सारे न्यूट्रल एटम्स हैं। आपने इसमें से करंट पास किया और लो प्रेशर पे गैस को आयोनाइज करने की कोशिश की। देन क्या होगा, कुछ एटम्स जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे और आपके पास ब्रेक डाउन होके पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव जो हैं वो आपके एनोड टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे और नेगेटिव जो हैं वो आपके कैथोड टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे और रिमेनिंग कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें फ़्लो करते रहेंगे थ्रू आउट द करंट फ्लो। तो उनको आप कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये होगी आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। फिर उसके बाद जब आप पैसेज ऑफ करंट में बात करें कि जब आप करंट इसमें से कॉन्टीन्यूसली पास करते रहेंगे तो ये फ्री आयोनाइज्ड गैस हो गई। उसके बाद आयोनाइज्ड गैस में आप फर्दर जो है करंट इस पर अप्लाई करें तो क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मूव करना शुरू होंगे, इनकी कोलिजन्स होंगी न्यूट्रल एटम्स के साथ और न्यूट्रल एटम्स में इनका क्या होगा कि उनको भी डिस्प्लेस करेंगे और आयोनाइज करते जाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके मूव करेंगे टुवर्ड्स ए नॉट टर्मिनल और जो आपके पॉजिटिव आयंस आयोनाइजेशन से मिलेंगे वो आपके कैथोड टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे और इस तरह से जो करंट आपको मिलता है इससे उसको आप कहते हैं कन्वेक्शन करंट। क्योंकि वो आपके पास 2 डायरेक्शनल करंट होता है। देन आपके पास आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और रेजिस्टेंस का रिलेशन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप आयोनाइज करते हैं किसी गैस को तो उस पर जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं होता। जैसे ही आप इस प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तो आपकी रेजिस्टेंस सर्किट की जो है वो इंक्रीज़ होगी तो उसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस आपकी डिक्रीज़ होगी और करंट ईजीली उसमें से पास नहीं होगा। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं विजिबल इफ़ेक्ट्स के आयोनाइजेशन हो गई गैसेस की। उसके बाद आपके पास क्या क्या विजिबली आपको उसमें इफ़ेक्ट्स शो होंगे। आपको पता कैसे चलेगा इसमें से अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गई हैं। तो सबसे पहले तो एक तो एनर्जी रिलीज़ इन द फॉर्म ऑफ हीट। सेकंड आपके पास आ जाता है स्पार्क। जब भी अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी तो वहाँ पे एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा और अगर आपके पास मोमेंट्री या टेम्परेरी पैसेज ऑफ करंट होगा तो आपके पास एक स्पार्क मिलेगा। अगर आपके पास इंटरमिटेंट या कॉन्टीन्यूस जो है आप उसको देंगे करंट तो आपके पास सीरीज़ ऑफ स्पार्क्स जो हैं वो आपको इसमें मिलेंगे।
तो 2 विजिबल इफेक्ट्स ये हो गए। तीसरा आपके पास ये आ जाता है लुमिनस ग्लो डिस्चार्ज, कि जो है आपकी अल्ट्रावायलेट रेज जब प्रोड्यूस होंगी तो वहाँ पे एक स्पार्क के बाद क्या होगा, अगर बल्ब में हम बात करते हैं तो वो बल्ब लाइट अप हो जाएगा, तो उस ग्लो को आप कहते हैं, ये करेक्टरिस्टिक फीचर है अल्ट्रावायलेट रेज का या गैस का। और ये डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट कलर्स होते हैं। इसमें आपके पास एयर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, एयर एज अ मीडियम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास वॉयलेट कलर मिलेगा। नियॉन गैस अगर यूज़ करते हैं आप तो रेड कलर मिलेगा, और ग्रीनिश ब्लू आर्गन के लिए मिलेगा। एयर के लिए वॉयलेट, नियॉन के लिए आपके पास रेड कलर का ग्लो मिलेगा, और आर्गन के लिए आपके पास ग्रीनिश ब्लू। देन आपके पास इसमें और क्या आ जाता है कि नियॉन गैस जो है वो ट्यूनिंग के लिए यूज़ की जाती है, इंडिकेटर्स रेडियो में और इंडिकेटर्स वगैरह में यूज़ की जाती है, शॉर्ट वेव डायथर्मी में यूज़ की जाती है। देन आपके पास आ जाता है कि गैस विद इन द, जो भी ट्यूब के आप अंदर गैस यूज़ करें वो हमेशा लो प्रेशर पे होनी चाहिए। क्यों लो प्रेशर पे होनी चाहिए? क्योंकि लो प्रेशर पे होगी तो वो कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी, अगर वो लो प्रेशर पे नहीं होगी तो उसकी जो है वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। देन उसके बाद जो है ट्यूब जो है उसको अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है वो प्लेस कर दें, हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स जो हैं वहाँ पे सेटअप हो जाते हैं इन द गैस कोजिंग अ रेड ग्लो। मतलब अगर आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में गैस प्लेस्ड विद इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तब आपको क्या इफ़ेक्ट मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था कि ये कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसके अराउंड जो है स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं, मतलब वो उसको पूरी सराउंड कर रही होती हैं, वहाँ पे फोर्सेस होती हैं वो एक्ट कर रही होती हैं इस पर, तो उन लाइंस ऑफ फोर्सेस को आप कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस रीजन में जो है हाई इंटेंसिटी करंट जो है सेटअप होगा और उससे क्या होगा, रेड ग्लो मिलेगा, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज की प्रोडक्शन हो गई है। जब ये मैक्सिमम इंटेंसिटी रीच कर जाते हैं सर्किट्स तो उनको उनकी ट्यूनिंग हो चुकी होती है, और लास्ट आपके पास पॉइंट आता है कि इसमें फिफ्थ विजिबल इफेक्ट ये होता है कि इलेक्ट्रिक आर्क आपको मिलती है। अब हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक आर्क क्या होती है। किसी भी दो मेटल्स को, या आप कह लें कि दो गैसेस के वेपर्स को आप जो है आपस में यूनाइट करेंगे, जिसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है, कोई भी मेटल आप ले सकते हैं या आप कार्बन ले सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जब उनको आप यहाँ पे फ्लेम देंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से आपको एक आर्क नज़र आएगी। जब एक्सेसिव हीट आप कॉन्टीन्यूसली देते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि फ्लेम जो है वो कर्व करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो उस आप कर्व को कहते हैं इलेक्ट्रिक आर्क। अब ये इसकी प्रोडक्शन होती कैसे है? इसका मेथड ये है कि पहले तो एरिया बिटवीन द रॉड्स जो है वो स्मॉलर होना चाहिए, rods used should be smaller। देन आपके पास आ जाता है, इसकी वजह से जो है रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि एरिया जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। देन इंटेंस हीट विल बी जनरेटेड, इंटेंस हीट प्रोड्यूस हुई, उसके बाद आपके पास गैस जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गई।
गैस वेपर्स में कन्वर्ट होके क्या करेगी, आपकी जो है आयोनाइजेशन करवा देगी, गैस की आयोनाइजेशन हो गई। आयोनाइजेशन के बाद क्या होगा कि आपकी जो है थर्मियोनिक एमिशन और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो है वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं या इलेक्ट्रिक आर्क जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस्ड बाय थर्मियोनिक एमिशन एंड पोटेंशियल डिफरेंस। थर्मियोनिक एमिशन क्या है, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिलीज ऑफ जो है हीट हो जाना वहाँ पे बाय द ड्यू टू रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका होता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स जो है थर्मियोनिक एमिशन होगी, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा और उस वजह से जो है आपकी इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस हो जाएगी। तो क्या था, एरिया बिटवीन द रॉड्स जो है वो आपने मिनिमम रखना है, उसके बाद उसकी वजह से रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा मिलेगी। इंटेंस हीट विल बी जनरेटेड दैट विल वेपराइज द गैस और आयोनाइज द गैस। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस हो जाएगी बाय द थर्मियोनिक एमिशन एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रॉड्स। फिर आपके पास आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क भी हो गया। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें बताएंगे, एक तो प्रेजेंस ऑफ द वेपर इवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर आप लेते हैं वेपर्स ऑफ एनी गैस तो वो क्या करते हैं, रिडक्शन कॉज करते हैं इन द रेजिस्टेंस ऑफ द गैप्स। मतलब कि जो आपने ये दो गैसेस के वेपर्स लिए, अगर गैस है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो वो क्या करेंगे, दैट विल कॉज रिडक्शन इन बिटवीन द गैप ऑफ टू रॉड्स। तो वो गैप को कम कर देंगे और उससे क्या होगा, अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक आर्क आपकी प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी तो आपकी हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो वेपर करे आयोनाइजेशन होगी, गैसेस की आयोनाइजेशन हो जाएगी तो थर्मियोनिक एमिशन और पोटेंशियल डिफरेंस के डेवलप होने की वजह से इलेक्ट्रिक आर्क जो है वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाएगी। बाद में आपको इसमें ये बताया हुआ है करंट जो है वो 5 to 8 सेंटीमीटर अगर आपने करंट का फ्लो करवाना है वहाँ पे तो मिनिमम डिस्टेंस आपका इतना होना चाहिए, एवरेज डिस्टेंस जो है। और आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 80 to 100 वोल्ट्स आप अप्लाई करेंगे तभी आपको जो है करंट की प्रोडक्शन या इलेक्ट्रिक आर्क की प्रोडक्शन मिलेगी। फिर एन आर्क इज़ लायबल टू फॉर्म व्हेन एवर टू मेटल्स कॉन्टैक्ट थ्रू विच अ करंट इज़ पासिंग आर सेपरेटेड। अगर दो रॉड्स जिसमें से ऑलरेडी करंट पास कर रहा है उनको ड्यूरिंग दिस करंट फ्लो ही अगर सेपरेट कर दिया जाए तो उसमें भी सडन सेपरेशन की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस हो सकती है। देन आपके पास आता है एमिशन ऑफ रेज या लिबरेशन या रिलीज ऑफ रेज। व्हेन एन इलेक्ट्रिक आर्क इज फॉर्म्ड इंटेंस हीट एंड इल्यूमिनेशन रिजल्ट, तो उसमें आपको मिलती हैं 3 तरह की रेडिएशंस या रेज, इंफ्रारेड, विजिबल एंड द थर्ड वन इज़ अल्ट्रावायलेट। उसके बाद अगर हम बात करें मैंने अच्छा, जब हम मेटल को हीट करते हैं तो हमें क्या इफ़ेक्ट मिलता है, वहाँ पे इनकैंडेसेंस इफ़ेक्ट आपको मिलेगा जिसको आप कहते हैं ग्लो डिस्चार्ज भी कह सकते हैं या सिंपल ग्लो भी कह सकते हैं। उसके बाद आपके पास स्पेक्ट्रम ऑफ रेज आ जाएगा जिसमें आपके पास डिफरेंट जो है रेज लाइंस या बैंड्स की फॉर्म में मिलेंगी। और उसके बाद स्पेक्ट्रम जो है उसमें एग्जांपल दी हुई है कि अगर कॉमन सॉल्ट को हीट किया जाए फ्लेम के ऊपर रख के, तो फ्लेम जो है जब उसको स्पेक्ट्रोस्कोप में देखेंगे डार्क रूम में जहाँ लाइट्स वगैरह आप ऑफ करेंगे तो येलो लाइन आपको टिपिकली मिलेगी जो इंडिकेट करेगी कि यहाँ पे सोडियम सॉल्ट यूज़ हुआ था। अगर आप मरकरी को यूज़ करते हैं, मरकरी आर्क डेवलप होगी और उसमें आपको करेक्टरिस्टिक कलर जो है वो रेड और ऑरेंज नहीं मिलेगा बल्कि इन द फॉर्म ऑफ लाइंस मिलेगी और वहाँ पे क्योंकि आपने मरकरी को वेपर फॉर्म में यूज़ किया होगा। देन कार्बन आर्क जो है उसमें ब्राइट बैंड्स आपको मिलेंगे सुपर इम्पोज्ड, मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे वो ओवरलैप किए होंगे।
देन उसके बाद आपको स्पेक्ट्रा ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस लैम्प्स, उसमें एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको उन्होंने डिफरेंट वेव्स की वेवलेंथ बताई हुई है इन तीनों की। तो सनलाइट से जो आपको इंफ्रारेड मिलती हैं उसकी आपकी वेवलेंथ होती है 20,000 टू 7700 एंगस्ट्रॉम और 80% इंफ्रारेड आपको सनलाइट से मिलती हैं। फिर आपके पास आ जाती हैं विजिबल आपको मिलती हैं सनलाइट से 7700 टू 3900 एंगस्ट्रॉम और ये 13% आपको सनलाइट से मिलती हैं। देन आपके पास थर्ड आ जाती हैं अल्ट्रा वायलेट जो 3900 एंगस्ट्रॉम टू 2900 एंगस्ट्रॉम 7%, ये 20,000 टू 7700 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम सनलाइट और 80%, ये आपको 7700 एंगस्ट्रॉम टू 3900 एंगस्ट्रॉम 13%, और ये आपको मिलती हैं 3900 एंगस्ट्रॉम टू 2900 एंगस्ट्रॉम और ये हैं आपके पास 7%। ये फ्रॉम सनलाइट आपको इतनी मिलेंगी। देन आप अगर कार्बन आर्क की बात करें तो कार्बन आर्क में आपको इंफ्रारेड जो है वो 20,000 टू 7700, वेवलेंथ वही होगी इनकी लेकिन परसेंटेज चेंज हो जाएगी। तो इसमें आपको कार्बन आर्क से जो है 85% इंफ्रारेड रेज मिलती हैं। देन आपके पास 7700 से 3900 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ वही रहेगी लेकिन कार्बन आर्क से ये 10% और अल्ट्रा वायलेट जो है वो 5% आपको मिलती हैं, प्रोपोर्शन उनका। तीसरा आपके पास आ जाता है यूवी रेज में हम कॉमनली दो तरह के लैंप्स यूज़ करते हैं, एक होता है एयर कूल्ड लैंप और एक होता है वाटर कूल्ड लैंप। तो उसमें टाइप्स होती हैं फर्दर जिसमें आगे हम पढ़ेंगे मर्करी लैंप और क्रोमियर लैंप। तो मर्करी जो लैंप है उसमें आपको इंफ्रारेड 52%, विजिबल आपके पास आ जाती हैं 20% और अल्ट्रा वायलेट जो है वो आपके पास 28% प्रोपोर्शन में मिलेंगी। देन आपका आ जाता है क्रोमियर लैंप। क्रोमियर लैंप में भी वेवलेंथ सेम ही रहेगी, एब्जॉर्ब बाय द वाटर, और विजिबल जो है वो आपको मिलेंगी इसमें एब्जॉर्ब बाय वाटर। क्यों? क्योंकि उसमें हम वाटर को एज अ मीडियम यूज़ करते हैं तो इंफ्रारेड एब्जॉर्ब हो जाती हैं बाय वाटर, उसमें आपको इंफ्रारेड नहीं मिलती। देन आपके पास आ जाती हैं विजिबल जो आपको 6000 से 3900 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ वाली मिलेंगी और वो आपको यूवी जो हैं वो 3900 से 1849 एंगस्ट्रॉम। देन लास्ट में आपके पास और दो तीन चीज़ें उन्होंने बताई हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, इनकैंडेसेंट लैम्प, प्योर इंफ्रारेड लैम्प। तो ये इनमें से आपको कितनी कितनी वेवलेंथ मिलेगी। देन आपके पास आ जाते हैं अल्ट्रा वायलेट लैम्प्स। तो अल्ट्रा वायलेट लैंप्स में आपके पास दो तरह के लैंप्स होते हैं, एक तो होते हैं मर्करी वेपर लैंप और एक होते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। मर्करी वेपर लैंप जो होते हैं वो थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज ट्यूब बर्नर्स, जो मॉडर्न बर्नर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं और हाई और लो प्रेशर दोनों टाइप्स के आपको मिलते हैं बर्नर्स। लैंप जो है वो एयर कूल्ड भी हो सकता है, वाटर कूल्ड भी हो सकता है, और जो एयर कूल्ड होता है वो ज़्यादातर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट या ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड आपके पास आ जाती हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। ये जो हैं रिसेंटली डेवलप्ड फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हैं, ये डिज़ाइन की गई हैं जनरल इरेडिएशन के लिए, मतलब कि जनरलाइज्ड इरेडिएशन, आप पूरी बॉडी की इरेडिएशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इसकी जो है इसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जाता है ऑन मर्करी वेपर लैम्प। उसके बाद आपके पास आ जाता है एयर कूल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज मर्करी लैम्प, इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज मर्करी लैम्प। अच्छा जी, इसकी हम बात करें तो सबसे पहले तो इसमें एक ट्यूब यूज़ की जाती है जिसमें फ्यूज्ड क्वार्ट्ज को यूज़ किया जाता है। सेकंड इसमें आ जाता है, इसमें आर्गन गैस यूज़ की जाती है। थर्ड इसमें है कि इसमें कुछ ड्रॉप्स जो हैं मर्करी के डाल दिए जाते हैं ट्यूब में। फिर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोड इंट्रोड्यूस करवाया जाता है दोनों एंड्स ऑफ ट्यूब पे। मतलब अगर ये आपके पास ट्यूब है तो दोनों एंड्स पे इलेक्ट्रोड इंट्रोड्यूस करवाएंगे, बीच में आर्गन है और ड्रॉप्स ऑफ मर्करी हैं।
ट्यूब जो है वो क्वार्ट्ज मटेरियल की है। देन क्या होता है कि आप जब करते हैं कि ये क्वार्ट्ज मटेरियल क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इजीली जो है सिर्फ अल्ट्रा वायलेट रेज ही देगा, दूसरी रेज को फिल्टर कर देता है, इंफ्रारेड और विजिबल को। तो इसमें आपके पास क्या होता है कि इसको क्यों यूज़ किया जाता है, आर्गन को क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस का ये मतलब होता है कि वो ईजीली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो वो अगर एयर कहीं से भी एंटर होती है ट्यूब के अंदर, तो अगर हम आर्गन की जगह कोई और गैस यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, मरकरी के साथ रिएक्ट हो जाएगी एयर के अंदर एंटर होने की वजह से, और मरकरी ऑक्साइड बना देगी जो डिपॉजिट हो जाएगा आपकी ट्यूब पे कहीं ना कहीं, और येलोइश ब्राउन डिपॉजिट हो जाएगा, और वो इंटरफेयर कर देगा विद द ट्रांसमिशन ऑफ रेज। तो इसीलिए जो है हम आर्गन गैस या कोई भी इनर्ट गैस जो है वो यूज़ करेंगे ट्यूब में, और लो प्रेशर बर्नर यूज़ करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है, इसमें लो प्रेशर बर्नर यूज़ करेंगे। देन 2 सेंटीमीटर जो है वो ट्यूब जो है अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर इन लेंथ होनी चाहिए, और हाई प्रेशर बर्नर जो है वो शॉर्टर होता है और यू शेप्ड होता है। गैसेस जो हैं वो आप हाई प्रेशर ट्यूब्स में जो हैं वो गैसेस आप ले सकते हैं हायर प्रेशर पे, क्योंकि वहाँ पे जो है आउटपुट ऑफ रेज उसकी वजह से ज़्यादा आपको मिलेगा, जिसमें आप हायर प्रेशर ट्यूब्स यूज़ कर रहे हैं उसमें। फिर आप इसकी वर्किंग देखें तो जब भी इसका स्विच ऑन किया जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा बिटवीन द बोथ इलेक्ट्रोड्स, और उसके बाद क्या होगा, करंट जो है वो पास नहीं कर सकेगा क्रॉस द बर्नर अंटिल आर्गन इज़ कम्प्लीटली आयोनाइज्ड। जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा बिटवीन द बोथ इलेक्ट्रोड्स, तो जब तक जो है आर्गन गैस कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो जाती तब तक वो करंट को अलाउ नहीं करता टू पास थ्रू द ट्यूब। फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स जो हैं टुगेदर विद इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेज फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज मे बी सफिशिएंट टू आयोनाइज द आर्गन, बट मोर फ्रीक्वेंटली अ स्टार्टर सर्किट मस्ट बी एम्प्लॉयड। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको कंप्लीट आयोनाइजेशन करवाने के लिए प्रेस बटन स्विच एक यूज़ करते हैं इसमें। अब ये प्रेस बटन स्विच क्या है, ये क्या करता है कि जब बटन को प्रेस किया जाता है ना, तो स्टार्टर सर्किट जो है वो चार्ज अप हो जाता है, और चार्ज होने की वजह से मेटल के कैप्स इस पर कुछ लगी होती हैं, वो क्या होती हैं कि वो जो है ना मेटल कैप्स को एज अ स्टार्टर सर्किट जो है वो मतलब उसको मेटल कैप्स जो हैं वो स्टार्टर सर्किट के तौर पे काम करना शुरू कर देती हैं, और फिर क्या होता है आर्गन की आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होने के बाद, और जब तक आर्गन कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगी तब तक करंट उसमें से फ्लो नहीं करेगा। देन उसके पास आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप होगी, वो डिस्प्लेस करेगी इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द एटम्स ऑफ आर्गन, और उसकी आयोनाइजेशन को इंक्रीज़ करवाएगी, और जब कम्प्लीटली वो आयोनाइज हो जाएगा तो आपको ग्रीनिश ब्लू ग्लो डिस्चार्ज इसमें मिलेगा, जिसकी वजह से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। और इसमें आपके पास आ जाता है कि जब करंट एक दफ़ा पास होना शुरू हो जाएगा तो आयनाइजेशन को मेंटेन करवाना ज़रूरी होता है बाय द कोलियंस बिटवीन द पार्टिकल्स, और स्टार्टर सर्किट सिर्फ जो है वो आयनाइजेशन को इनिशिएट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। देन आपके पास आ जाता है जो जब करंट पास होगा थ्रू द आर्गन तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा जो आपकी मर्करी के ड्रॉप्स को जो है वो वेपराइज कर देगा, और मर्करी वेपर जो है वो मिक्स कर देंगे आर्गन के साथ और आयनाइज हो जाएंगे, और पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करना शुरू कर देंगे। फिर पैसेज ऑफ करंट थ्रू द मर्करी वेपर प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक आर्क, फिर इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होगी और इल्यूमिनेशन या ग्लो डिस्चार्ज आपको मिलेगा। 3 to 4 मिनट्स जो हैं वो इस पूरे प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं टू बी इस्टेब्लिश्ड, एंड आउटपुट ऑफ रेज जो हैं वो मैक्सिमम कब होता है, जब 5 मिनट्स जो हैं इस प्रोसेस को स्टार्ट हुए होंगे तब आपको 5 मिनट्स के बाद मैक्सिमम रेज की एमिशन मिलती है। तो इसीलिए जब भी आपने लैंप किसी पेशेंट पे यूज़ करना है, आपको पता है कि 5 मिनट्स लगेंगे रेज के डेवलप होने में या इस्टेब्लिश होने में, तो आप 5 मिनट पेशेंट को लगाने से पहले ही स्विच ऑन कर दें लैंप का। उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस आ जाती है, क्वार्ट्ज को यूज़ किया जाता है इसमें आर्क ट्यूब में, लेकिन जब इसको हीट दी जाती है ना तो कभी कभी क्वार्ट्ज जो है वो एक कन्वर्ट हो जाता है एक सब्सटेंस में जिसको कहते हैं ट्राइडिमाइट। तो
वो क्या करता है, ट्राइडिमाइड में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो एक अनदर फॉर्म है सिलिका की, और वो अल्ट्रा वायलेट रेज के ओपेक होता है और आउटपुट ऑफ रेज जो है वहाँ पे गिरना मतलब कम होना शुरू हो जाता है। फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्लूड करते हैं आप बर्नर सर्किट में, और क्वार्ट्ज जो है चेंज होता था ट्राइडिमाइड में, और रेजिस्टेंस को आप ग्रेजुअली रिड्यूस करेंगे तो उससे इंटेंसिटी आपकी इंक्रीज़ होगी करंट की, और प्रोडक्शन ऑफ रेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर आपकी आ जाती है कंस्ट्रक्शन ऑफ लैम्प। उसमें लैम्प फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट्स जो है उसमें हाई या लो प्रेशर बर्नर दोनों तरह के बर्नर्स यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप फोकल पॉइंट पे लगाते हैं। फोकल पॉइंट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कोई भी रिफ्लेक्टर जब होता है तो उसमें क्या होता है कि जब रेज स्ट्राइक कर रही हैं उसको आके, फॉर एग्जांपल लाइट रेज हैं, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करके जिस पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं उस पॉइंट को आप कहते हैं फोकल पॉइंट। तो उस फोकल पॉइंट पे जो है मैक्सिमम आपको मिलती है उनकी एमिशन रेज की। फिर आ जाता है सेंट्रोसोल लैम्प। सेंट्रोसोल लैम्प जो है वो एक ऐसा लैम्प होता है जो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें सिंपल एक लैम्प स्टैंड पे रख के लगा दिया जाता है और पेशेंट्स जो हैं उसके इर्द गिर्द सर्कल में बैठ जाते हैं। देन आपके पास करंट कंजप्शन स्पेक्ट्रम और डोज आ जाती है। व्हेन जब लैम्प को स्टार्ट किया, इंटेंसिटी ऑफ करंट जो है वो बिटवीन 2 to 4 एम्पेयर्स होती है इनिशियली। देन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लैम्प एंड पोजीशन ऑफ रेजिस्टेंस कंट्रोल, आप उसकी करंट की इंटेंसिटी या रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। तो करंट जो है उसको 5 एम्पेयर्स तक लेके जा सकते हैं। और देन लैम्प जो है वो वेवलेंथ जो प्रोड्यूस करता है अल्ट्रा वायलेट रेज, उनकी वेवलेंथ होती है बिटवीन 20,000 एंड 7700 एंगस्ट्रम। और उसके बाद आपके पास आ जाते हैं विजिबल रेज जो प्रोड्यूस करता है वो 6000 to 3900 एंगस्ट्रॉम। और अल्ट्रा वायलेट आपके पास आ जाती हैं 3900 to 1890 एंगस्ट्रॉम। और डोज जो है वो आपकी वेरी कर सकती है बिटवीन 2 मिनट्स एंड 1 मीटर फॉर अ फर्स्ट डिग्री एरिथमा। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।